Hello and welcome to all. Today we will talk about another 5 questions from UPSC Prelims 2014. We will talk about number 1 vegetative propagation, second spacecrafts, 3 spacecrafts के बारे में बात करेंगे, 3 मिशंस हैं. देन केमिकल चेंज क्या होता है या फिर केमिकल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं. ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स किनको बोलते हैं. वाइटामिन्स, 3 वाइटामिन्स के बारे में यहाँ बात करेंगे. अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में सारी बातों को सीख पाएंगे. साथ ही साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में. आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में. ओरिजिन से मतलब ये है आप ये जान पाएंगे कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को कितना पढ़ना है. नेक्स्ट, कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल PYQ के बेसिस पे पूछती है. फाइनली आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, देन आप उनको रिवाइज कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. Which of the following statements is or are correct regarding vegetative propagation of plants? यानी पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके संबंध में 3 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं. ये बताना है कौन सी ठीक है. फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज. सेकंड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द virus. All right. Third, vegetative propagation can be practiced most of the year. कि भाई इसको लगभग साल के हर भाग में यूज में लिया जा सकता है. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3. इस पॉइंट पे हर क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ज़रूरत पड़े तो बेहिचक हिंदी ट्रांसलेशन का यूज कीजिए. चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है और क्वेश्चन का कुछ न कुछ आंसर अपने बेसिस पे जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है निकालिए, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत भी होगा इस बात के ज़्यादा मायने नहीं है. ये प्रोसेस आपको मदद करेगी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने में और ठीक आंसर को ज़्यादा टाइम तक याद रखने में. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, 1 और 3 ओनली. यानी इससे क्लोनल पॉपुलेशन डेवलप होती है और इसको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर में यूज़ कर सकते हैं. सेकंड गलत है, वायरस को एलिमिनेट नहीं, लेकिन मगर डिजीज़ अगर एक प्लांट में होते हैं और आप इस टाइप की टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये एक मेथड है किस चीज़ का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. किन में? प्लांट्स में. क्या होता है इस रिप्रोडक्शन के मेथड में? इसमें कोई प्लांट है जिसको पेरेंट प्लांट बोलते हैं, मतलब जो मेन प्लांट है उस प्लांट का एक पार्ट लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है नए प्लांट को ग्रो करने में. सिंपल सी इतनी बात है. मान लीजिए ये प्लांट है, आपको इसका कोई एक और क्लोन डेवलप करना है या ऐसा ही दूसरा प्लांट डेवलप करना है तो आप इसका एक पार्ट लेंगे. वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, सीड को छोड़ के, सीड नहीं होगा, बीज को छोड़ के. वो इसके लीव्स भी हो सकते हैं या फिर इसका स्टेम भी हो सकता है या फिर कोई ब्रांच का पार्ट भी हो सकता है. उसको कट करके लेके अलग अलग मेथड्स हैं उनके ज़रिए नया प्लांट डेवलप किया जाता है. इस चीज़ को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. क्या फ़ायदे हैं इसके? कि भाई सीडलेस ग्रोथ होती है नए प्लांट की, बिना बीज के आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं. उस प्लांट में डिज़ायरेबल ट्रेट्स यानी जैसी जैसी खासियत आप चाहते हैं वो ला सकते हैं. जल्दी से मैच्योरिटी, प्लांट जल्दी से बड़ा होता है. क्लोन्ड वैरायटी डेवलप होती है पेरेंट प्लांट की, मतलब ऐसा प्लांट है ऐसा ही आपने दूसरा डेवलप कर लिया. देन काफ़ी वैल्यूएबल है ये एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में. इसको मोस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टिस किया जा सकता है. इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है जो कमर्शियल प्लांट ग्रोवर्स हैं उनके लिए. क्या नुकसान है इस टेक्निक के? इसका नुकसान ये है कि भाई जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं.
यानी एक जैसे ही प्लांट ज़्यादा डेवलप होते हैं, जो डाइवर्सिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है या उसकी कमी आ जाती है। इस वजह से जो डिजीज़ हैं, पेस्ट वगैरह हैं, वो भी ज़्यादा फैलते हैं। एक प्लांट अगर इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे में भी जाएंगे। लेबर इंटेंसिव एक्सरसाइज है, काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत है इसको करने के लिए, और पेरेंट प्लांट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अगर आपको जो वैरायटी ग्रो करनी है वैसा ही प्लांट अगर आपको नहीं मिलता तो ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकती। नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं, इनमें मेनली 3 मेथड्स हैं, और भी हैं। मेन 3 मेथड्स ये हैं, रनर्स या स्टोलन्स। ये क्या है, इसमें कोई आर्टिफिशियल या ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। इनमें कोई एक प्लांट है, उसकी जो दूसरी स्पीसीज़ है या उसकी जो सेकंड प्लांट है वो खुद ब खुद डेवलप होता है, मगर वो तरीके अलग अलग होते हैं। 3 तरीके क्या हैं? रनर्स के केस में क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसका जो स्टेम है उससे ही एक मतलब स्टेम से ही अलग मतलब प्लांट डेवलप हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरीज के केस में होता है, वो सरफेस के सॉइल सरफेस के अंदर होता है। मतलब अगर मान लीजिए ये सॉइल सरफेस है, ज़मीन का सरफेस, नीचे तना जो नीचे तक गया हुआ है स्टेम, यहाँ से एक और मतलब ब्रांच डेवलप हो गए, नया पेड़ डेवलप हो जाता है। देन बल्ब्स, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेटेड पार्ट ऑफ स्टेम अंडरग्राउंड। इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनसे नया प्लांट बनता है। टूलिप्स, लिलीज। ट्यूबर्स के केस में क्या होता है कि या तो स्टेम से या फिर रूट से नया प्लांट डेवलप होता है। जैसे पोटैटो के केस में है, मान लीजिए कि ये पोटैटो है, इसका ये पेड़ है छोटा सा, मतलब तो यहाँ से एक और मतलब वो निकल आएगा अलग से ब्रांच, और उससे एक और पोटैटो का नया पेड़ डेवलप हो जाएगा। देन कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जैसे कटिंग। कटिंग के केस में क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट है जिसका हमें दूसरा प्लांट बनाना है, उसको उसका या तो स्टेम या फिर रूट या फिर लीफ को कट करके नए प्लांट को ग्रो करने में यूज करते हैं। लेयरिंग के केस में क्या करते हैं कि जो भी प्लांट है जिसका हमें दूसरा प्लांट बनाना है उसके स्टेम या ब्रांच को बैंड करके ज़मीन के नीचे दबा देते हैं मिट्टी में, जिससे कुछ समय बाद नया प्लांट ग्रो हो जाता है। फिर उसको कट करके इंडिपेंडेंट बना देते हैं। ग्राफ्टिंग के केस में क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्लांट्स के टिश्यू को ज्वाइन करके एक नया प्लांट बनाते हैं, जैसे रोजेज के केस में किया जाता है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि जो प्लांट की सेल्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं उनको एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख दिया जाता है, वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस बना दी जाती है जिससे नया प्लांट ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स, बनाना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। 3 पेयर दे रखे हैं, एक साइड स्पेसक्राफ्ट है, दूसरी साइड किस पर्पज के लिए उस स्पेसक्राफ्ट को यानी अंतरिक्ष यान को बनाया गया, छोड़ा गया, उस मिशन को लॉन्च किया गया। फर्स्ट है कसिनी हाइगेंस। इसमें क्या है कि भाई ये वीनस की ऑर्बिटिंग करने के लिए और उससे रिलेटेड डाटा अर्थ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। मैसेंजर कि भाई जो मरकरी प्लानट है उसकी मैपिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए। वोएजर कि भाई जो आउटर सोलर सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी 2 and 3 इज द सेकंड। मैसेंजर जो है वो मरकरी के लिए भेजा गया, वोएजर जो है आउटर सोलर सिस्टम के लिए भेजा गया। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। डिटेल से देखते हैं। कसिनी हाइगेंस जो है ये एक स्पेस रिसर्च मिशन है, किस बात के लिए, सैटर्न प्लैनेट को स्टडी करने के लिए। इसको नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया। इसका जो एक्टिव ड्यूरेशन था वो 1997 टू 2017 तक था। ये एक सक्सेसफुल मिशन था। मैसेंजर जो है वो मरकरी प्लैनेट को स्टडी करने के लिए है। नासा ने इसको लॉन्च किया 2004 से 15 तक ये एक्टिव था। ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जो मरकरी की ऑर्बिट में एंटर कर पाया। ये भी एक सक्सेसफुल मिशन था, इमेज में आप देख सकते हैं। वोएजर 1 और 2 जो है ये स्टिल एक्टिव मिशन है। 1977 में इसको लॉन्च किया गया था।
आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए। आउटर स्पेस में मेनली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए यूएसए ने इसको लॉन्च किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण पूछ रखे हैं आपसे। 3 उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, आप जानते होंगे इस बात को। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, इनमें से कौन से में केमिकल चेंज होता है? तीनों में से कौन से को केमिकल चेंज माना गया है? करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी थर्ड ओनली। जो दूध मतलब खट्टा हो जाता है, फट जाता है, उस चीज़ को केमिकल चेंज बोलते हैं। बाकी 2 जो हैं केमिकल चेंज नहीं हैं। ये क्या हैं? ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। केमिकल चेंज किस चीज़ को बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएं और उस सब्सटेंस की मतलब जो नया सब्सटेंस बना है उसकी सभी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों। जैसे मिल्क का खट्टा होना, वुड का जलना, आयरन की रस्टिंग और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। यानी एक चीज़ होती है उससे नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। लेकिन फिजिकल चेंज के केस में सिर्फ फिजिकल स्टेट यानी उसकी अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है उतना ही चेंज होता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशंस जो है, मॉलिक्यूल्स उसके जो हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल आइस में वाटर है, मेल्ट हो गए वाटर बन जाता है, लेकिन उसके जो H2O जो कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम रहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। दिस इज फायर, वुड का जो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स और फिनोमिना। 3 टेक्निक दे रखी हैं आपको, किस चीज़ से रिगार्डिंग? विच ऑफ द अबव इज और आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए कौन से, यानी ट्रांसजेनिक फसलों को के लिए कौन सी टेक्निक इनमें से यूज होती है? बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप किस चीज़ को बोलते हैं। इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी बोलते हैं। मतलब क्या कि कोई फसल जिसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, किस चीज़ के ज़रिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए। सिंपल सी चीज़ है, एक तो नेचुरल क्रॉप है, एक मॉडिफाइड क्रॉप है। मतलब उसके जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर दिया गया है साइंस और टेक की इंटरवेंशन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से, जिससे उनके डीएनए में कुछ स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कि भाई ये क्रॉप इस टाइप की होनी चाहिए, इसमें ये खासियत होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें कि भाई इसमें ड्रट रेजिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, कि भाई अगर सूखा पड़ जाए तो इस पर ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होगा। उसके ज़रिए इसके जो डीएनए है उसको चेंज कर दिया जाएगा और इस क्रॉप में वो वैरायटी आ जाएगी। फिर इस क्रॉप को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप। एग्जाम्पल की अगर बात करें, पीटी कॉटन। क्या मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये किया जाता है? 2 मेथड्स मेन हैं जो ऑप्शंस में बात हो रही है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये क्या है? ये कंडीशंस हैं प्लांट में। क्या होता है इसमें? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ऑर्गन होता है प्लांट का जिसको एंथर्स बोलते हैं, वो पोलन्स प्रोड्यूस नहीं करता सफिशेंट। तो पोलन्स जो है रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहिए होते हैं मतलब। देन पोलन्स अगर प्रोड्यूस नहीं करता तो वो एक कंडीशन है स्टेरिलिटी की। ये डीएनए की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में दिक्कत रहती है। इसका यूज़ करते हैं साइंटिस्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड, जीन साइलेंसिंग, इसको आरएनए इंटरफेस भी बोलते हैं, इंटरफेरेंस सॉरी। इसमें क्या करते हैं,
जो जितने भी प्लांट में जीन्स हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक जीन्स को साइलेंस सप्रेस कर दिया जाता है, उनकी एक्टिविटी बंद कर दी जाती है, जिससे वो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो डेवलप नहीं कर पाते और वो अपना फंक्शन नहीं करते। इससे जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए हमें वो अचीव की जा सकती हैं इसका यूज करके। देन एक और चीज़ ऑप्शंस में दे रखी है फर्स्ट ऑप्शन में, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये क्या है? ये भी एक टेक्निक है किस चीज़ की? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में। इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है इसी लेक्चर में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। विटामिन दे रखी है एक साइड आपको, 3 विटामिन सी डी ई एक साइड आपको दे रखे हैं कि भाई अगर इनकी वजह से इनकी कमी होती है तो कौन सी डिजीज होंगे? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड? 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 none. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्टली मैच्ड हैं। सी जो है स्कर्वी, डी जो है रिकेट्स, ई इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तीनों विटामिन को देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। कोई भी विटामिन हो उसके बारे में मेनली आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। सोर्सेज क्या है उसके, उस विटामिन का क्या फंक्शन है, कहाँ पे हमारी बॉडी में, देन उसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी के मेन सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज वगैरह, नींबू वगैरह, लेमन, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली, स्पिनक, टमाटो। ये मेन सोर्सेज हैं विटामिन सी के। अगर विटामिन सी है तो वो हमारी बॉडी में क्या फ़ायदा करेगी? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपको अच्छे से डिजीज़ वगैरह से फाइट करने में मदद करेंगी। आयरन का अच्छा इंटेक होगा, हेल्थ और इम्यून सिस्टम बढ़िया बना रहेगा। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा? स्कर्वी होगा। स्कर्वी में क्या होगा कि भी आपको वीकनेस होगी, जॉइंट में पेन होगा, स्वोलन गम्स, मसूड़े जो आपके हैं वो फूल जाएंगे, एंड जो आपका वुंड है, कहीं अगर घाव वगैरह हो गया, चोट लग गई, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो धीरे धीरे ठीक होगा। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी सनलाइट से हमें मिलती है, फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग योल्क, फैटी फिश में भी होती है। इसकी वजह से बॉडी में क्या फ़ायदा होता है कि भाई जो आपकी हड्डियां हैं, बोन हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है, क्योंकि ये विटामिन कैल्शियम को अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। इम्यून और मसल फंक्शन में भी ये अच्छा मदद करती है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में। इस रिकेट्स क्या है कि भाई जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां बेहद कमज़ोर होती हैं, धीरे उनकी ग्रोथ होती हैं, और कई बार आपने देखा होगा टांगें मुड़ी हुई होती हैं कई बच्चों की, वो रिकेट्स की वजह से है, विटामिन डी की कमी की वजह से है। ओस्टियोमेलेसिया अडल्ट्स में होता है, जो मतलब बोन्स में पेन होना, मसल्स में वीकनेस होना, ये सब उसके लक्षण हैं, दिखते हैं। विटामिन ई नट्स और सीड्स जैसे आलमंड्स वगैरह, सनफ्लावर सीड, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर का ऑलिव ऑयल, स्पिनक, ब्रोकोली, एवोकाडो, इन सब में विटामिन ई पाई जाती है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसकी कमी की वजह से जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनका शरीर में स्तर लेवल बढ़ जाता है। इनको फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। इसकी वजह से ये जो बॉडी की सेल्स हैं उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जब ये बॉडी की सेल्स पे अटैक करेंगे तो शरीर मतलब कमज़ोर होगा, अलग अलग बीमारियां शुरू होने लग जाएंगी, ज़्यादा जल्दी से एजिंग होनी शुरू हो जाएगी, कैंसर, हार्ट डिजीज़, एनीमिया वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स इजीली देखने को मिलेंगी। दैट इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ अच्छा और रेलिवेंट सीखने को मिला ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आप अपने सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।